साझा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। दिल्ली में 24 घंटों में इतनी बारिश हुई है कि पिछले 88 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मानसून की दस्तक के साथ खूब बदरा बरसे। इस बारिश ने दिल्ली को गर्मी से राहत तो दे दी, मगर ट्रैफिक जाम और सड़कों पर पानी भरने की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली दरिया कैसे बन गया? क्यों हर बार तमाम तैयारी के बाद भी दिल्ली जलमग्न हो जाती है? आखिर कौन है दरिया दिल्ली का जिम्मेदार? दूसरी बात यह भी उठ रही है कि मानसून में कई बार एक ही वक्त में इतनी बारिश हो रही है कि संभलने का वक्त ही नहीं मिल रहा, जबकि कई इलाके ऐसे हैं कि सूखे की मार वो झेल रहे हैं। आज हम मानसून की चाल और दिल्ली की जल परीक्षा पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, मगर सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली है जो बारिश में पानी पानी हो गई। और यहाँ की तो तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी, सामने भी मैं दिखाऊंगी। एक ट्रक भी यहाँ पर लाया गया है, एक गाड़ी भी फंसी हुई है, अगर आप तस्वीरों में देख पा रही हो यहाँ पर बारिश की वजह से। दूसरी तरफ रोड के अब ट्रैफिक थोड़ा सुचारू है, लेकिन सुबह यहाँ स्थिति बहुत डराने वाली थी। पहले दिन की ये बारिश और उस बारिश में ऐसा हाल हो गया है, या मानिए जैसे कि कितने लंबी अरसे से ये बारिश हो रही हो और आज की पहली ही बारिश थी। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में डीटीसी की एक बस अंडरपास में जमा बारिश के पानी में फंस गई। फिर मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने रस्सी की मदद से लोगों को बाहर निकाला। लोग जिस तरफ भी जा रहे हैं उन्हें जाम का ही सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनका चलो ठीक है, एक दिन का ऑफिस है, ऑफिस वाले समझते हैं कि जाम लग गया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रेन पकड़नी है, जिन्हें फ्लाइट पकड़नी है, वो भी इस तरह से यहाँ परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। इतना ट्रैफिक लगा हुआ है कि ट्रेन भी छूट रहा है। ट्रेन पकड़नी है? हाँ जी, ट्रेन भी। 1 बजे की ट्रेन है? 1 बजे की है। 1 बजे की ट्रेन है। देखिए अभी फैमिली इसमें बैठी हुई है और इनकी 1 बजे की ट्रेन है और इन्हें लग रहा है कि गाड़ी छूट जाएगी। और इसी तरह फराटे भरने वाली गाड़ियां आईटीओ इलाके में भी सैलाब के आगे दम तोड़ती नजर आई। ज्यादातर गाड़ियों के टायर पानी में डूबे दिखे। धीरे धीरे सड़कों से होते हुए पानी फुटपाथ तक पहुंच गया। ऐसा ही हाल संसद की तरफ जाने वाली सड़कों का भी दिखा। मैं इस वक्त रायसीना रोड पर मौजूद हूं, जो सीधा रास्ता संसद भवन के लिए जाता है, लेकिन यहां की स्थिति देखिए, सुबह से ही इन तमाम इलाकों में पानी भरा हुआ है। यहां से संसद की दूरी मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आप देखिए कि बसें जो हैं वो रेंग रेंग करके इस रास्ते से निकल रही हैं। इसके साथ ही जो सामने का रास्ता है वो जंतर मंतर की तरफ जाता है। जंतर मंतर रोड पर भी ऐसे ही पानी इस वक्त भरा हुआ है। हमारे बाईं तरफ जो आप यूथ कांग्रेस का ऑफिस देख रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं। यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से जो है वो पानी में डूबा हुआ है। पानी से लबालब सड़कों पर लोग अपने रोजमर्रा के काम और दफ्तर के लिए निकले तो लंबे जाम से उनका सामना हुआ। सिर्फ बारिश की वजह से है, बहुत ज्यादा हर जगह पानी भरा हुआ है और ये बहुत लंबा ये लगा हुआ है। ये आश्रम का जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है उसके आगे तक ये ट्रैफिक लगा हुआ है। परेशानी है जी, चाहे संगम विहार हो, संगम विहार से लेकर यहाँ तक आने में। अभी ये आश्रम के बाद ये रेलवे फ्लाईओवर से रेलवे पुल से जस्ट पहले लगभग 2 मीटर या 1.5 मीटर के आसपास का खड्डा है। रोड खोखला है, आने जाने में लगभग 1.5 घंटा खर्च हो रहा है पैदल आने वालों को, आश्रम से लेकर यहाँ तक। मेट्रो से सफर करने वालों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के बाहर तो घुटनों तक पानी भरा नजर आया। फिलहाल हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। जो जल भराव है वो कितना यहाँ पर हुआ है। लगातार हम तस्वीरें सुबह से कवर कर रहे हैं इलाके के जल भराव की, और फिलहाल हम सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और तस्वीरें एक बार कहूँगा कैमरा पर्सन से मेट्रो स्टेशन की तरफ दिखाएं। जो राहगीर है जो मेट्रो स्टेशन तक
पहुंचने वाले पैसेंजर्स हैं वो किस तरह से वहां तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि हालांकि कुछ लोग मेट्रो स्टेशन पर ना जाकर बस पकड़ना सही समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ISBT ये मेट्रो जाती है और उसके बाद जो यहाँ की बसें हैं वो भी ISBT की तरफ रुख कर रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ लोग जो मेट्रो में सफर करते हैं मजबूरन आज बस में सफर करने को तैयार हैं। राजधानी के सबसे पॉश इलाके में रहने वाले नेता मंत्रियों के मकान भी जलमग्न हो गए। समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव के घर में तो पानी भर गया। जब वो संसद जाने के लिए घर से निकले तो पानी भरा होने पर उनके स्टाफ के कर्मचारियों को उन्हें गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। इसी तरह दिल्ली की PWD मंत्री के घर के बाहर भी पानी भरा नजर आया। इस वक्त हम दिल्ली सरकार की PWD मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, पानी भरा हुआ है और ये गाड़ी यहाँ आप देखिए कि इस जल भराव से गुजर रही है। इन फुहारों में दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसके बाद वहां राहत और बचाव अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकाला गया। ये तो हुई पानी में बेबस दिल्ली की आप बीती, लेकिन दिल्ली की ऐसी हालत हुई कैसे? जानकार बताते हैं कि दिल्ली में इतनी बारिश हुई कि पिछले 88 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। ये 1936 के बाद जून के महीने में 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। अमूमन जून के महीने में दिल्ली में औसतन 80.6 मिलीमीटर बारिश होती है। दिल्ली में आज सुबह 2:30 बजे, मेनली 2:30 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड आई है हमारे सफदरजंग के ऑब्जर्वेटरी से 228 मिलीमीटर, और बाकी सभी दिल्ली के ऑब्जर्वेटरी से काफी ज्यादा अति भारी वर्षा तक आने का रिपोर्ट आई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली मॉनसून के लिए तैयार है, क्योंकि पहली ही बारिश ने तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली से मनीष चौरसिया, नीतू झा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि प्री मॉनसून बारिश ने, पहली बार की इस सीजन की बारिश ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सुधीर कृष्णा जी, फॉर्मर सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, जो कि पर्यावरणविद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं एंड बोर्ड मेंबर CPCB है। सर, आपका बहुत स्वागत है। दीक्षु कुकरेजा हमारे साथ, जो कि टाउन प्लानर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीक्षु जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ दो संवाददाता हमारे मनीष चौरसिया दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ नीतू झा भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, जो कि अलग अलग लोकेशंस पे हैं और इस वक्त क्या स्थिति है वो बताएंगे। हम आएंगे सर आपके पास, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की स्थिति जान लेते हैं। सबसे पहले मनीष, ये बताइए इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं? आपकी रिपोर्ट हमने चलाई थी सुबह, दिल्ली किस तरह से दरिया बन गई पहली बारिश में ही, वो तस्वीरें हमने लोगों को दिखाई। इस वक्त क्या स्थिति, क्या हालात? देखिए, इस वक्त मैं ITO पर मौजूद हूँ, ठीक ITO पुल के नीचे, और हालात आप देखिए कि अभी तक यहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ है। घुटने से ऊपर तक पानी अभी भी भरा हुआ है। और सवाल हमारा यही है कि सुबह 8:30 बजे के बाद बारिश नहीं हुई है, मतलब ये जो पानी भरा है उसके पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से भरा है, लेकिन अभी तक इस पानी को निकाला नहीं जा सका है। आप सोचिए कि 8:30 बजे से अब शाम के 4 बज रहे हैं, मतलब आपने क्या व्यवस्था की थी? आपने क्या कहा था कि जो है अगर कहीं पानी भर भी जाता है तो हमने तमाम पंप लगा रखे हैं, तुरंत ही वहां से पानी निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी व्यवस्था थी कि लगभग 7 घंटे के बाद भी आप ITO से, जो कि मेन रास्ता है, मुख्य मार्ग है, आप वहां से पानी नहीं निकाल पाए। अभी देखिए, आप जो बस आ रही है वो बस के पहियों तक पानी भरा हुआ है, वो पूरी तरह से डूबते हुए आ रही है। जो पैदल लोग हैं वो भी वहां से पैदल आ रहे हैं इसी पानी में, उनके घुटने तक पानी है। तो हालात ये है, सवाल यही है कि व्यवस्थाएं और दावा जो किया गया था प्रशासन की तरफ से वो पूरी तरह से यहाँ पर फेल दिखाई पड़ रहा है। और परेशान कौन हो रहा है? परेशान हो रही है दिल्ली की जनता। ये तस्वीर है इस तरफ की। अब मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ। ये पीछे की तस्वीर है, यानी कि वो रास्ता जहाँ पर सुबह से जाम लगा हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ITO पर जल भराव है, ट्रैफिक यहाँ पर स्लो हो जाता है और इसकी वजह से पीछे पूरा जाम लगा हुआ था। वो जाम अभी हालांकि खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन रह रहकर इस रास्ते पर बार बार जाम लग रहा है। जो लोग हैं वो अभी भी लेट हो रहे हैं और उसका बिल्कुल। और बड़ा सवाल ये है कि पहली बारिश में अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक, जिस तरह से मनीष बता रहे हैं कि 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, पानी अभी तक क्यों नहीं हटा भाई? आखिर इस बात का जवाब कौन देगा? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसकी है? बड़ा सवाल यहां पर। नीतू, आप जरा दिखाइए इस वक्त ट्रैफिक का क्या हाल है, क्योंकि बहुत लोग हैं, कई लोग अपने ऑफिस बहुत लेट से पहुंचे, कई लोग अभी भी शायद बीच में ही फंसे हैं।
श्वेता, मैं आईटीओ पे हूँ, यहाँ पुल के ऊपर खड़ी हुई जिससे मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखा पाऊँ। यहाँ देखिए जल भराव की स्थिति सुबह जैसी थी वैसी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अभी भी पानी यहाँ आपको सड़कों पर नजर आ रहा होगा। सामने बाइक जा रही है, देखिए बाइक के दोनों जो पहिए हैं वो पूरे पानी में डूब रहे हैं। और ये देखिए एक स्कूटी जा रही है अभी मेरे सामने ठीक, और पूरी स्कूटी आपको आधी उसमें डूबी हुई नजर आएगी। और यही हाल का गाड़ियों का भी। और ट्रैफिक कितना स्लो है शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जो तस्वीरें अभी मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है यही कहने के लिए काफी है कि ट्रैफिक कितना स्लो है। इतना स्लो मूवमेंट है यहाँ श्वेता कि आप मानिए मंडी हाउस से यहाँ पहुंचने में हमें 25 मिनट लग गए। ट्रैफिक बहुत स्लो है। अंदाजा लगाया जा सकता है क्या स्थिति है दिल्ली की, और ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है और तमाम दावों की पोल खोल रही है। नीतू और मनीष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें लेटेस्ट तस्वीर और जानकारी देने के लिए, बताने के लिए। सुधीर कृष्ण जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये बताइए कि अगर राजधानी दिल्ली का ये हाल है, हम ये दलील नहीं दे सकते कि 88 सालों में रिकॉर्ड टूट गया, इतनी बारिश हो गई, वो हो गया, तमाम तरह की चीजें, लेकिन ये दलीलें आपकी नहीं कोई सुनेगा। तैयारी आपकी क्या थी? एमसीडी की जिम्मेदारी जो है वो अपनी जगह पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन इसकी लेगा? देखिए, ये थोड़े विडंबना की बात है कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही दिल्ली में पानी का संकट था, पानी के लिए त्राही, और अभी हम पानी को लेके परेशान हैं कि इतना अधिक पानी। तो इसका कारण ये है कि ड्रेनेज प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, और ड्रेनेज प्लानिंग केवल जहाँ पर पानी जमा हो रहा है वहाँ की प्लानिंग से काम नहीं होगा। ये वाटरशेड बेसिस पर रीजनल प्लानिंग यानी एनसीआर रीजनल प्लान है, उसमें ड्रेनेज प्लान भी बना हुआ है, लेकिन उसके रिव्यू करके उसका एनफोर्समेंट करना होगा। यानी रीजनल प्लान का मतलब ये हुआ कि पानी शुरू कहाँ से, उसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और नदी में जाके वो कब मिल रहा है, वो एरिया तक का पूरे रीजनल प्लान में पूरे पानी का निकास कहाँ कहाँ रुक रहा है वो देखना पड़ेगा, वरना पानी जहाँ रुक रहा है वहाँ की सफाई करने से ये पानी निकलने वाला नहीं। सो इसलिए सबसे आवश्यक है रीजनल ड्रेनेज प्लानिंग, जो हमारे पास उपलब्ध है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने बना रखा है। उसमें सुधार करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन कम से कम उसे एनफोर्स करने की बहुत आवश्यकता है, जो न केवल नई दिल्ली लेकिन दिल्ली के आसपास के जितने हैं, हरियाणा का ही भाग उसमें है, राजस्थान का भी भाग उसमें है, उत्तर प्रदेश का भी भाग उसमें है, और दिल्ली तो है ही। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। दीक्षु जी जो कि टाउन प्लानर है, दीक्षु जी ये बताइए, उनके पास समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से अब दावे किए जा रहे हैं, बारिश भी काफी ज्यादा हुई है, ये अपने आप में एक बड़ी वजह है, लेकिन उसके बावजूद तैयारी एमसीडी की कैसी है? दीक्षु जी आपसे यहां पर जानने की कोशिश हम करेंगे। 713 जो आंकड़े, जो नंबर्स हैं हमारे पास, उसमें बताया जा रहा है कि 713 बड़े ड्रेन्स हैं, बड़े नाले हैं, जिनकी सफाई हो जानी थी 15 जून तक ही। एमसीडी को यह जिम्मा दिया गया था, एमसीडी ने खुद ही ये डेडलाइन रखी थी, हालांकि ये दूसरी डेडलाइन है, उससे पहले एक और डेडलाइन थी जो वो मीट नहीं कर पाए, फिर बढ़ाकर 15 जून किया, और अब भी देखिए वो जो बड़े ड्रेन्स हैं उससे सिल्ट नहीं हटाया गया है। और हम देख चुके हैं कि पिछली बार क्या हालत हुई थी, बारिश के समय में दिल्ली में डूब रही थी दिल्ली, उसके बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया। नहीं, ये सच में श्वेता जी बड़ी अफसोस की बात है। और ये जो तस्वीरें हम आपके टीवी पे देख रहे हैं, ये चीज मैं पिछले 40 साल से वही मिंटो ब्रिज की तस्वीर हर मॉनसून में देखता आ रहा हूँ। तो कि किस तरीके की तरक्की है ये सोच आती है। और मेरे को तो लगता है ये जगह का नाम बदल के मिंटो ब्रिज की जगह मिंटो लेक ही क्यों ना बात कर दी जाए, साल भर कम से कम एक तरीके का टूरिज्म स्पॉट ही बन जाएगा। बट ऑन अ सीरियस नोट आई फील कि जो आप नालियों की भी बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी दुनिया में एडवर्सिटीज क्लाइमेट की आ रही हैं, उसके चलते हम दूसरी सिचुएशन में हैं जहां जो हमारी ये नाले डिजाइन हुए थे स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज के लिए, रेन वाटर डिस्चार्ज के लिए, उनमें इतना मलबा भरा रहता है, वो इतने फिल्ड अप रहते हैं, उनकी डीसिल्टिंग का मैकेनिज्म टाइम से कभी होता नहीं। तो जो उनकी एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी है, जो वैसी इनएडिक्वेट है आज के चलते क्लाइमेट चेंज के होते, तो वो
और भी ज्यादा सिचुएशन खराब है, क्योंकि वो कभी डिजाइन जो उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो रहती नहीं है। तो ये मेरा इसमें ये सोच है कि जब तक एक दिल्ली शहर के लिए, जो इस देश का कैपिटल है, इट हैज टू बी एन एग्जांपल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, यहां जब तक एक इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये तस्वीरें साल में साल हम देखते हैं। हैरानी की ये बात है कि 2 दिन पहले तक हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में ड्राउट आया हुआ है, यहाँ पे वाटर क्राइसिस था, दिल्ली वालों को कितनी तकलीफ हो रही थी कि एक एक बूंद पानी के लिए हम रुके हुए थे कि किसी तरीके से हमारे घरों में पानी आए, और अब ये हालत। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं इस शहर में एक इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, क्यों नहीं ये जो वाटर इतना एक्सेसिव आता है हम क्यों इसको बहा देते हैं, क्यों नहीं इसके लिए रिजर्वायर्स, और जो दिल्ली शहर में इतनी लेक्स होती थी वो लेक्स ओवर टाइम भर दी गई हैं। अर्बन प्लानिंग के नाम पे, अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे कॉन्क्रीटाइजेशन होता जा रहा है ज्यादा से ज्यादा सरफेसेस का। तो ये सब चीजों को आज की डेट में टेक्नोलॉजी हमारी फिंगर टिप्स पे है, हम क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते। रियल टाइम एनालिसिस हो सकता है, रियल टाइम सिचुएशन कैलकुलेशन, ये सब हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन वो विल चाहिए ना इन चीजों के लिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने जितने भी सवाल उठाए हैं वो बेहद गंभीर और संगीन इल्जाम भी एक तरह से सरकार के ऊपर है, और कहीं ना कहीं ये बताता है कि इच्छा शक्ति की बेहद कमी है जिसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। और आपके इन तमाम सवालों का जवाब मुझे लगता है सुधीर जी बेहतर देंगे। देखिए, ये बार बार दीक्षु जी जिस तरह से कह रहे थे, मुझे भी लगता है कि तमाम आम जनता जितनी है सर सुधीर जी, उनके मन में भी यही सवाल है कि अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर जो लेक्स थे, जो रिवर है, यमुना है, वो गंदी से गंदी होती जा रही है हर बार। वहां पर आप देख रहे हैं कि हर बार जब छठ का समय आता है, लोग पूजा करने जाते हैं, वहां पर झाग किस तरह का होता है, वो कार्सियोजेनिक है। वहां पर लोग अगर जाए, उसमें डिप करे, अगर उसमें जाते हैं पूजा करने के लिए, तो उनको बीमारी, खतरनाक बीमारियां हो सकती है। इस स्थिति में दिल्ली क्यों पहुंची है? सर, आपकी आवाज नहीं है। जी जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। हाँ, ये गवर्नेंस का इशू भी है और प्लानिंग का इशू भी है। तो प्लानिंग के लिए मैंने कहा कि रीजनल प्लान है, उसमें ध्यान देना है। और गवर्नेंस का इशू इस तरह से है कि मल्टीपल एजेंसीज यहाँ दिल्ली में काम करती हैं। अगर यमुना के बारे में आप कहें तो केवल कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कहेगा कि यमुना में पानी पहुँचना मेरी ड्यूटी है, ये बहुतों की है। और साथ साथ ये भी देखें कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कूड़ा करकट जो है, बहुत कुछ जो है वो नदियों में, नालों में जाता है। जो नाले और नदी सब एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क होता है ड्रेनेज प्लान का। तो अगर नाले में कूड़े भरे हुए हैं तो वो पानी सीधा जो है कूड़े के साथ साथ नदियों में पहुंचेगा। नदी पहले से सिल्टेड अप है, तो ये इसलिए हमको ये देखना है कि वेस्ट मैनेजमेंट सरफेस पर उसका ध्यान देने की जरूरत है। और नंबर 2, जैसे दीक्षु जी ने कहा कि जो ड्रेनेज जो है, जो हमारे अंडरग्राउंड ड्रेन्स हैं, उनके रिपेयर करना है। टूटे पड़े हैं कहीं और उनकी रिपेयर करना है, कहीं जैम पड़े हुए हैं उनका काम करना है। लेकिन कोई एक डिपार्टमेंट हो तब तो। आपको ये भी बताऊं कि रोड्स हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर का कोर्स है, ये बिखरा हुआ है दिल्ली में अनेकों विभागों में। इसलिए ये आवश्यक है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जैसी संस्थाएं जो हैं, जो रीजनल लेवल पर काम करती हैं, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको हमें सशक्त करना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि जो ड्रेनेज है, ड्रेन्स को रिपेयर करते हुए पानी को अंदर जाने के लिए सरफेस के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को और स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिससे ये पानी जो है सरफेस पे जमा होने के बजाय कुछ भाग उसका जमीन के अंदर जाए और हमारे सबसॉइल वाटर को रिचार्ज भी कर सके। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं। सर, बताया जा रहा है कि 88 साल के बाद इस तरह की बारिश हुई है, रिकॉर्ड टूट गया है। आखिर इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? श्वेता जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे नहीं जानकारी आपने रिकॉर्ड कहां से लिया, पर मेरी जानकारी में आज जो सुबह जो बारिश हुई है वो 148.5 mm हुई है। वो करीब 3 घंटे में बारिश हुई है। नो डाउट ये बारिश ज्यादा हुई है, पर ये पिछले सालों में भी हुई है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल इतनी बारिश थी, इससे ज्यादा भी। इस पर्टिकुलर दिन के बारे में सर बात कही गई है कि आज के दिन 88 साल पहले। तो मैं आप ठीक कह रहे हो। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन होते हैं वो कोई पर्टिकुलर डे के हिसाब से नहीं चलते। मेरा ये कहना, जितनी आज बारिश हुई है वो पिछले सीजन्स में भी उससे ज्यादा भी हुई है। यानी कि हमें पता है, हमारे पास ये डाटा है कि पिछले सीजन्स में या पिछले सालों में इससे ज्यादा बारिश हुई, तो हमारी प्लानिंग उस हिसाब से होनी चाहिए। मैं 2-4 डाटा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दिल्ली में 2 तरीके के ड्रेन्स हैं। एक है नेचुरल ड्रेन,
जिनकी लंबाई है करीब 426 किलोमीटर, एक है इंजीनियर्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेन जिनकी लंबाई है 3311 किलोमीटर। अभी दूसरे वक्ता बात कर रहे थे एनसीआर प्लानिंग की। मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काफी हद तक कोऑर्डिनेशन की कमी है। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि जो स्टॉर्म वाटर है, जो ये वाटर लॉगिंग होती है, इसकी चिंता 11 डिपार्टमेंट करते हैं दिल्ली के अंदर। मैं आपको डाटा देता हूँ। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल, उनके पास 426 किलोमीटर है, पीडब्ल्यूडी 2064 किलोमीटर, एमसीडी 525 किलोमीटर, एनडीएमसी 335 किलोमीटर, डीडीए 251 किलोमीटर, डीएसआरडीसी 98, दिल्ली कंटोनमेंट 39, एनटीपीसी 3, यूपी इरिगेशन 0.3, ऑलमोस्ट 11 डिपार्टमेंट्स हैं जो करते हैं। दिक्कत क्या है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत दिक्कत है। एक आप एमसीडी के पास छोटी नाली है, पीडब्ल्यू के पास बड़े नाले हैं, और जो नेचुरल ड्रेन है वो इरिगेशन एंड फ्लड के पास है। आपको जानकारी दे दूं, जो इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट है, जो पहले दिल्ली में नहरें हुआ करती थी, जो जब खेती होती थी उसका पानी पहुंचा था, उन सारी नहरों को इन्होंने अपने नालों में तब्दील कर दिया और वो नेचुरल है। और जो ये पीडब्ल्यूडी के नालों से जो कवर्ड है इंजन है, उनसे भी पानी जाता है। एक एग्जाम्पल और देता हूं। अभी जो सीएनडी वेस्ट की बात है, दिल्ली में करीब 11,328 टन पर डे सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और दिल्ली की क्षमता है 8,229 टन और बैलेंस बचता 3,099, ऑलमोस्ट 31 टन पर डे, 3,100 टन पर डे सीएनडी वेस्ट दिल्ली का जो ट्रीट नहीं होता वो सड़कों में, प्लॉटों में, ड्रेन में जाता है, जो अब बारिश के टाइम में क्लॉगिंग करता है। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, इसकी मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ, 3100 टन डेली आप सीएनडी वेस्ट जो सरकारी रिकॉर्ड है वो सड़कों पे पड़ा या किसी के प्लॉट में पड़ा, अल्टीमेटली वो जाता ड्रेन के अंदर ही है, जो इसमें अगर कहा जाए तो गलती किसकी है? दिल्ली सरकार की, एमसीडी की? हम किसको पॉइंट आउट कर सकते हैं? देख, मैं नो डाउट दिल्ली सरकार की गलती है। एमसीडी का जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो दिल्ली सरकार का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो उसके अंडर एमसीडी आती है। अल्टीमेटली जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि सारी चीजें जितने मैंने 11 डिपार्टमेंट कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। और जो भी सरकार है, अगर कोई डायरेक्टली उसके अंडर, जैसे डीडीए है, डीडीए दिल्ली सरकार के नहीं अंडर आता, पर 251 किलोमीटर है, पर जो भी चुने हुए लोग होते हैं, जो मंत्री होते हैं या एलजी साहब होते हैं, नेचुरली कोऑर्डिनेशन तो होता है ना। आप शहर को किसी की मर्जी पे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, शहर तो हमारा है ना। हम पानी के लिए तरस रहे हैं, अब हम फ्लडिंग के लिए नहीं। आज जब 148 में ये हाल है, कल को जो प्रिडिक्शन अभी आईएमडी की आ रही है, आगे बारिश और बढ़ने वाली है। और आप देखिए नालियों की डिसल्टिंग नहीं क्यों होती, रिकॉर्ड कहता है। और हम जानकारी लेंगे, कॉमन मैन भी आप कहेंगे, बिल्कुल आपसे और हम जानकारी लेंगे। दीक्षु जी, जो बात अनिल जी कह रहे हैं, वाकई ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है और इसको सरकारें इस तरह से सिर्फ राजनीतिकरण करके छोड़ नहीं सकती है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर छोड़ नहीं सकती है। मैं डेटास देख रही थी एमसीडी की तरफ से जो दिए गए हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 2-3 दिन पहले, जिसमें ये तमाम बातें कही गई थी, जिसमें सिर्फ अपनी तैयारी की बात की गई थी, तो लुटियंस की बात की गई थी। बताया कि 160 पंप, वाटर पंप्स वहां पर लगाए गए हैं कि अगर इमरजेंसी हुई तो पानी उससे खींचकर बाहर निकाल दिया जाएगा। आप एक बात बताइए, जो चीजें अनिल जी बता रहे हैं कि जिस तरह से, या फिर आप भी बता रहे थे कि कचरा जमा है ड्रेन्स में और उसमें जो निकासी का एरिया है वहां पर कचरा जमा हुआ है, कैसे पॉसिबल है? अगर आप पानी को निकालेंगे भी तो खींच करके कहां उसे फेंकेंगे? उसकी निकासी कैसी होगी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर, तो बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। ये बिल्कुल ठीक बात है ये। और इसमें हैरानी की एक और बात ये है कि दिल्ली शहर ऐसा है, अनलाइक मुंबई या कई और शहर, दिल्ली के पास लैंड की इतनी कमी नहीं है। दिल्ली में ग्रीनरी भी बहुत है, पार्क्स भी हैं, ओपन एरियाज भी हैं। और जो हमारी सॉइल कंडीशन है सिटी में, मोस्ट प्लेसेस में वो ऐसी सॉइल की टोपोग्राफी कंडीशन है कि उसमें वाटर रिटेंशन अच्छा हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि ओवर टाइम हम ये शहर को ज्यादा से ज्यादा कॉन्क्रीटाइज करते जा रहे हैं। अब ठीक है, अगर हमें पेविंग वगैरह भी करनी है तो वो ऐसी करी जा सकती है कि आज की डेट में ऐसे मटेरियल्स है कि आप परफोरेटेड पेविंग दे सकते हैं। आप पार्किंग लॉट्स भी बना रहे हैं तो पार्किंग लॉट्स का मटेरियल ऐसा हो सकता है कि वो जमीन के अंदर, पानी अंदर जा सकता है। तो आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि सोल्यूशन हर चीज का है, लेकिन एक एटीट्यूड होना चाहिए कि जो कंसर्टेड एफर्ट है जिसकी बात हो रही है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज, या फिर ये भी समझना होगा कि हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपनी खाना पूर्ति तो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो भुगत रही है। दरअसल जमीनी सच्चाई यही है जो आज के सामने में तस्वीरें सामने आई है, उसके पीछे कम से कम यही लगता है। आपने भी कहा बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, लेकिन सर सवाल यहां पर यही होता है, आप खुद
उस पोस्ट पर रह चुके हैं जहां पर आपको पता है अर्बन डेवलपमेंट का जो काम है वो क्या कुछ देखता है, उसके अधीन ये तमाम तरह की चीजें आती है। ये बताइए, ये पहली बार तो बातचीत नहीं हो रही होगी, इसके पहले भी ना जाने कितनी ही बार इस तरह के डिस्कशंस हुए हैं। तो क्या वाकई सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है जिस वजह से ये काम हो नहीं पा रहे हैं? अगर प्लानिंग करनी है तो क्यों नहीं अभी तक किया गया है? यूं तो ये समस्या भारत के हर एक राज्य में और हर शहर में हो सकती है, हेवी रेन्स में फ्लडिंग, लेकिन दिल्ली का जो सिचुएशन है दिल्ली की, वो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी जटिल है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज हैं बाय लॉ, जैसे डीडीए है और एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट है, और उसके अलावा बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनके पास ज़मीन है, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, डिफेंस की ज़मीन होगी वगैरह। तो इसलिए, और पानी जो है वो ड्रेन के कोर्स हैं वो सबकी ज़मीनों से होकर गुजरते हैं। तो जब तक इन सब मूवमेंट का, पानी का जहां जहां से इंटीग्रेशन नहीं होगा, तब तक ये समस्या का समाधान और सर इसको कौन देखेगा? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक है आपका प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। तो टेक्निकल लीगल पोजीशन तो क्लियर है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि भारत सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें न केवल दिल्ली के अलग अलग प्रशासनिक विभाग और अथॉरिटीज़ का ही रोल है, बल्कि दिल्ली के बाहर के जो है, जैसे मैंने पहले कहा था कि हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इन सब का भी इसमें समावेश है समस्या के सुलझाने में। तो ये सब अगर सभी राज्यों को मिलना है तो एनसीआर के आधार पर काम, प्लानिंग और ओवरऑल और लोकलाइज लेवल पर तो भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि पानी कहाँ रुक रहा है। अगर आपने जहाँ पानी ब्लॉक है वहाँ की सफाई कर दी, लेकिन पीछे से पानी आता ही जा रहा है, तो सफाई करने से फायदा नहीं होगा। इसलिए रीजनल प्लानिंग, लोकल एक्शन दोनों की आवश्यकता है। संभवतः भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को इसमें ये नॉन स्टैच्यूटरी आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टैच्यूटरी पोजीशन तो बहुत क्लियर नहीं है, बिकॉज संविधान के अनुसार भारत में ये राज्य सरकार का अपना महत्व है और दिल्ली सरकार का अपना महत्व है, डीडीए का अपना महत्व, सबका अपना महत्व है, लेकिन उनको साथ बैठाने के लिए भारत सरकार को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है। ये इस पिछले कुछ सालों में ये समस्या बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज कह लीजिए, जो भी रीजन कह लें, लेकिन उसका सुलझाना अगर है तो हम सबको मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और लीडरशिप रोल अब ये नई बात नहीं है। दिल्ली की पानी की समस्या के लिए भारत सरकार बार बार आगे बढ़ती है। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, चाहे वो शहरी विकास हो या अन्य हो, वो आगे बढ़ते हैं और राज्यों को साथ बुलाकर बात करते हैं और समस्या को सुलझाने में करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान वो लोगों के सामने नहीं आ रहा ना। लोग तो भुक्तभोगी, जो आम जनता है, हर बार उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। न जाने कितनी प्लानिंग हुई हो, लेकिन अल्टीमेटली हकीकत जमीनी स्तर पर जो चीजें हमें दिखती है, हम तो उसी पर बात करेंगे। दीक्षु जी, ये बताइए, मिंटो ब्रिज की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, अपने चैनल पर भी दिखा रहे हैं। 1930 की भी तस्वीरें दिखाई हमने और अभी की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कोई फर्क उसमें नजर नहीं आ रहा है। पहले भी ब्रिज के अंदर वैसे ही पानी लबालब भरा होता था, आज भी बसें उसमें रुकी हुई हैं। पहली बारिश में यह स्थिति है। दीक्षु जी को बोलना है। ठीक, नहीं बिल्कुल, इसमें ये जो चीजें हैं, आई थिंक इसका सोल्यूशन, अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाएं और वो बात करें, तो मेरे हिसाब से हमें एक कंसर्टेड एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके अंदर सिर्फ हम अगर सरकार या एजेंसीज के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, उनका इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बट उसके साथ साथ मेरे हिसाब से एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। कहने का मतलब, जैसे RWAs है, हमारी RWAs को ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। शहर के अंदर बहुत ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ओपन एरियाज हैं, पार्क्स हैं, हमें उसके नीचे रिजर्वॉयर्स वाटर के बिल्ड करने चाहिए ताकि पानी ये वहां पे इकट्ठा किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो पॉलिसी है, मेरे हिसाब से वो प्रैक्टिकली इतनी कम यूज हो रही है, पेपर पे ज्यादा है वो पॉलिसी। क्या एक्चुअली उतने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स क्रिएट किए गए हैं शहर में जो पेपर पे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी चीजें रियलिटी में कुछ और है और पॉलिसी लेवल पे कुछ और है। सिटीजन को भी अवेयर होने की जरूरत है। ये सिटीजन ही तो है जो नाली को में कचरा फेंकते हैं। क्यों नहीं हम लोग रियलाइज करते कि जब बरसात आएगी तो हमें ही तकलीफ होगी? तो इन सब छोटे या बड़े जो भी आप एक्शंस की बात करें, इसमें एक
टोटलिटी से जब सब लोग नहीं इसको प्रॉब्लम को अपनी मानेंगे तो ये पासिंग द बक की खेल चलती चली जाएगी। और सैड बात ये है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारी स्मार्ट सिटीज का मिशन आया, हम बात कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड क्लास कैपिटल की बात कर रहे हैं कितनी देर से। 2004 में 20 साल पहले जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शंघाई होके आए थे तो बातें हुई थी कि हम तो वैसे शहर इतने मॉडर्न बना डालेंगे, लेकिन ये टाइम निकलता जा रहा है। 20 साल निकल गए, वही की वही तस्वीरें, 40 साल निकल गए, वैसे का वैसे मिंटो ब्रिज। नहीं, और यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूंगी, दीक्षु जी आप भी इसका जवाब दे सकते हैं, सुधीर जी आप भी बता सकते हैं, या अनिल जी आप भी, कि देखिए आपने ये जिम्मेदारी लोगों की तो बता दी, और लोगों की जिम्मेदारी बनती है कम से कम अपने लेवल पर जो हो सकता है वो तो लोगों को जरूर ही करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये बताइए, अगर हम दिल्ली की ही बात करें, सिर्फ सरकार ने ये मिशन एक बीड़े के तौर पर उठाया क्योंकि विपक्ष बहुत हमलावर हो गया था कि यमुना की सफाई हो। आज तक उसमें यही देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट आज भी उसी तरह से बेझिझक बेधड़ल्ले उसमें बहाया जा रहा है, गंदगी उसमें जा रही है। आज भी यमुना जो है वो मैली ही है, गंदी ही है, आज भी साफ नहीं हो पाई है। क्या कहां पर क्या खामी हो रही है, किसकी गलती हो रही है, या इच्छा शक्ति की कमी? डॉक्टर अनिल बताएं, आप कुछ बोल रहे थे। मैं दोनों चीजों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है बारिश जो है एक समस्या नहीं है, बल्कि ये एक गॉड गिफ्ट है। बारिश से बहुत चीजें, समस्या का समाधान होता है। exactly. हमारा एयर पोल्यूशन कम होता है, यमुना का पोल्यूशन में डाइल्यूशन होता है। सबसे बड़ी खेती के लिए सबसे जरूरत है, आज हमारी फसल शुरू होने वाली है उसके लिए। और पर हमें इसको बचा के भी रखना चाहिए। जो हमारा दिल्ली वाटर डेफिसिट है, हमारी टेबल को रिचार्ज करना है। अब देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे जगह जगह लगे हुए हैं, पर बारिशों से पहले वो चेक होने चाहिए कि वो डिफेक्ट तो नहीं हो गए। आज वो सब ब्लॉक पड़े हुए हैं। मैक्सिमम द्वारका का रिपोर्ट आई, एनजीटी में भी रिपोर्ट पेश हुई है, मैक्सिमम डिफेक्ट पड़े हुए, बंद पड़े हुए। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इवन प्राइवेट लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो उन्होंने रिचार्ज टेबल बने, उससे डबल फायदा होगा। आज एक तो फ्लडिंग की सिचुएशन नहीं होगी, और जो पानी जमीन के नीचे जाएगा गर्मियों में जब हमें जरूरत है वाटर टेबल को बढ़ाने की, उसका भी फायदा होगा। दूसरा, आपने जो यमुना की बात करी, यमुना मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। देखिए, इंडस्ट्रीज को हम बार बार ब्लेम नहीं कर सकते। इंडस्ट्री का डायरेक्टली दिल्ली में आपको जानकारी दे दूं, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 98 के बाद बिल्कुल नहीं है दिल्ली में, आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल इन दिल्ली में 37 एसटीपी प्लांट है दिल्ली जल बोर्ड के, उसमें 35 अपने मानकों के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। बार बार ये सीपीसीबी की रिपोर्ट आती है, डीपीसीसी की भी आती है। कौन है उसका कल्प्रिट? अच्छा, उसका सारा डिस्चार्ज होना क्या चाहिए था, उसका सारा जो आउटलेट आता है वो रीयूज होना चाहिए, पर वो जो अनट्रीटेड नहीं कहूंगा मैं, बट वो ऑलरेडी फॉल्टी, जिसके आउटफॉल के पैरामीटर मीट नहीं करते, वो यमुना में जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं, यमुना जब दिल्ली में एंटर करती है, आज भी जब पल्ला में एंटर करती है, तो हमारा डिजोल ऑक्सीजन 4 या 5 होता है, फीकल कोलिफॉर्म 8000 के करीब होता है। और जब ओखला में हरियाणा को देते हैं, मैं जब दिल्ली में एंटर पल्ला में होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहां पर आपको साफ मिलेगी आज भी। पर जब ओखला में हम छोड़ते हैं, फीकल कोलिफॉर्म वैसा था, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट किससे आता है? वो जो सीवरेज स्टार्ट प्लेन से आता है, वो इंडस्ट्रियल से नहीं आता। वो 2.5 लाख के करीब होता है, उसमें डिजोल ऑक्सीजन 0 होती है। जीव जंतु मछली का तो नाम ही नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं दिल्ली जल बोर्ड भी उसके लिए दार है। और हाँ, मैं ये मानता हूँ कि लोगों की भागीदारी जरूरी है, भागीदारी चाहिए, सबको चाहिए। कि एक तो जो पिछले वक्ता ने बताया कि हमारे आज भी मैंने देखा है कई लोग पूजा की सामग्री सीधे जाकर के प्रवाहित कर देते हैं यमुना में। मैं एक चीज और अंत में आप कहता हूँ, दिल्ली में करीब 28,508 किलोमीटर की सड़कें हैं। अब ये सड़कों का जो नेटवर्क है, इसके दोनों साइड में कच्चे वो पड़े हुए हैं। 2800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। क्या पीडब्ल्यूडी या डीए या किसी को करना नहीं चाहिए? एक भी नहीं मिलेगा आपको, इतना बड़ा रोड का नेटवर्क है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी मानसिकता। पर मुझे ये लगता है कि जब सरकार का सिस्टम चलता है तो लोग भी सुनते हैं, अपनी मर्जी से शायद कोई नहीं करता। और ये हर वर्ष हम तय करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग, एजुकेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और पानी में कह रहा हूँ, बारिश के लिए तो हम प्रार्थना करते थे पहले, तो कहना चाहिए इंद्र देवता की इतनी जरूरत है हमारे जीवन के लिए। और कल ही हमने शो किया है, एक बड़ा शो किया है, उसमें ये हुई ना बात, यही शो किया है। और हमने बताया कि किस तरह से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में किस तरह से स्थिति जो है और खराब होने वाली है, वाटर क्राइसिस कितना बढ़ने वाला है हमारे देश में। और 2030 तक बताया जा रहा है कि, या 2050 तक कह रहे हैं कि युद्ध हो जाएगा, हो सकता है कि पानी को लेकर युद्ध ही हो जाए हमारे यहाँ।
तो ये स्थिति, इस स्थिति की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि हम वाटर कंजर्वेशन को लेकर, अगर बताइए जितने भी अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, दिल्ली की हम बात करें यहां पर, तो वाटर कंजर्वेशन को लेकर यहां पर किस तरह के कदम उठाए गए हैं, और अगर नहीं उठाए गए हैं तो उसके लिए कोई क्यों नहीं सोच रहा है? कदम तो बहुत से उठाए गए हैं। जैसे यमुना को लेकर तो एनजीटी ही अब मुहिम उन्होंने चला रखा है, और हर महीने 2 महीने पर एनजीटी में हियरिंग होती है यमुना को लेकर, तो वो तो बातें चल रही हैं। लेकिन मैंने पहले कहा था कि इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ये सब की बहुत ज़रूरत है। तो भारत सरकार को इसमें कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या जो है, पानी नहीं हो रहा है, बरस रहा है तो हम परेशान हैं, और पानी बरस रहा है तो हम परेशान हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। यानी तो कि आपकी बातों से क्या इस बात ये निष्कर्ष हम निकालें कि भाई स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा है, केंद्र जो है वही संज्ञान ले, दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है इसको? तो हाँ, नहीं, दिल्ली सरकार, देखिए दिल्ली सरकार जो कर पा रही है, तो ये आप ठीक कह रही हैं। भारत सरकार को खुद कदम लेना से ज्यादा जरूरी सबको साथ बैठाना, ये बहुत बड़ा काम होता है, और इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बड़ा काम भी है, करना भी पड़ता है। सबको साथ बैठ के प्लान को, एनसीआर रीजनल प्लान लेके, और जहां जहां पर ब्लॉकेज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करके, सैटेलाइट इमेजरी अपनी जगह है, ग्राउंड डेटा अपनी जगह है, दोनों को मिला करके, मतलब समबडी शुड टेक चार्ज ऑफ द एनसीआर, कि जब ये इसमें फ्लडिंग का प्रॉब्लम क्या है, तो साथ साथ में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या भी कम हो जाएगी। और जो पहले बात हुई है, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर और रीयूज करते चलें, तो आप देखिए कि पर कैपिटा दिल्ली को जो पानी मिल रहा है वो तो बहुत ज्यादा है किसी भी मानक के हिसाब से हो। अगर आप लमसम ओवरऑल 200 लीटर पर कैपिटा से भी ज्यादा पर डे का पानी सप्लाई हो रहा है, फिर भी पानी की बिल्कुल, हमने भी डेटा दिखाया था कि चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो या दूसरे और भी राज्य हैं, ये जो रोना रोते हैं पानी का, दरअसल इनको जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा ये ग्राउंड वाटर ऑलरेडी ले रहे हैं। उसके बावजूद इस रोने का कोई अंत नहीं है इनका, और फिर जो भी तकलीफ है वो जनता भुगत रही है। हालांकि उसके पीछे तमाम तरह की चीजें, उस राजनीति में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम अल्टीमेटली यही जानना चाहेंगे, दीक्षु जी इसमें आप एडअप कर सकते हैं कुछ चीजें, कि आखिर क्या किया जाए। जो बात अभी मैंने कही कि जिस तरह से सुधीर जी बता रहे हैं कि कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें चीजें बटी हुई हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है, तो किसी एक को टेकअप करना पड़ेगा, किसी एक को चार्ज लेना पड़ेगा। तो अब क्या केंद्र को ही इसमें हस्तक्षेप करके तभी कुछ काम हो पाएगा? नहीं, ये बिल्कुल एक बहुत अहम सवाल है आपका, और मेरे हिसाब से इसमें एक प्रेसिडेंस भी है, एग्जाम्पल है। जैसे दिल्ली में आपको पता होगा एक अथॉरिटी है यूटीपेड, यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड अथॉरिटी, जिसमें सारे जो सेम टाइप की प्रॉब्लम हमारे ट्रैफिक को लेके थी, तो ये एक सिंगल नोडल एजेंसी है दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सबको देखती है। सेम वे मेरे हिसाब से वाटर मैनेजमेंट के लिए भी हमारे पास एक सोल एजेंसी होनी चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा जिसका हो कि इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट दिल्ली के अंदर कैसे किया जाए। दिल्ली एक ऐसा इतना सुंदर शहर है जिसके अंदर हमारे पास 4 सीजन्स हैं। सब जगह ऐसी नहीं होती सिचुएशन कि आपके पास समर, विंटर, मॉनसून जैसा सुंदर सीजन आता है। तो जब हमारे पास उतना ही पानी, अगर आप पर कैपिटा दिल्ली की वाटर कंजम्पशन की बात करें, वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें, तो आप हैरान होंगे ये देख के कि जितना वाटर मॉनसून से आता है और जितना यमुना रिवर के फ्लो से, दिल्ली इज सफिशिएंट। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो दिल्ली नेट जीरो वाटर का शहर बन सकता है, जिसमें आपको कोई और पानी की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कभी दिन नहीं आना चाहिए जहां पे, जो अभी पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा कि वाटर ड्राउट यहाँ पे हुआ था। तो इट रिक्वायर्स अ सिंगल पॉइंट, सिंगल एजेंसी जो इन सब इश्यूज को देख सके। अदरवाइज हम कितनी भी चर्चा कर ले, ये पासिंग द बक वाला हिसाब चलता ही चला जाएगा, और कोई इसके ऊपर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। सब केवल उंगली उठाते हैं एक दूसरे पे। बिल्कुल, आपको बता दें कि 18 तारीख को महापौर की तरफ से निगम मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। पूरा एजेंडा सेट किया गया था कि किस तरह से हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। 15 तारीख का डेडलाइन था जब अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक आध चीजें मैं आपको बता दूं, उन्होंने बताया कि हमारे पास 70 से 80 पंप मौजूद है, हमारे पास अस्थायी पंप जो है 450 से 550 के आसपास पंप हैं। 24 घंटे हमारे पास लोग इस वक्त, खास करके मानसून के सीजन में, लोग उपलब्ध होंगे। जबकि आप एक फोन कॉल, अलग से आपको बता दें कि एक नंबर तक मुहैया कराया गया है
कि वो टोल फ्री नंबर है, उस पर आप फोन करेंगे और आपको अगर पानी की निकासी को लेकर या किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो फौरन आपके पास मदद जो है वो पहुंचेगी। तो ये तमाम तरह की जो 311 ये नंबर दिया गया है निगम ऐप का, जिस पर आप फोन कर सकते हैं, तो ये तमाम तरह की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है सर, पढ़ना मुश्किल है, लेकिन इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो टेलीविजन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो कुछ और बयां कर रही है। डॉक्टर अनिल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ये कहना है कि जो भी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है और वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो अनलेस एंटिल सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा नोटिफिकेशन लेके आया है या इंटरवीन करे, आज की डेट में तो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। 1.5 साल पहले एलजी साहब ने यमुना सफाई का अभियान का बीड़ा उठाया था। वो नजफगढ़ ड्रेन में भी नाव चला के गए, यमुना में गए और कुछ हद तक सफाई शुरू हुई। दिल्ली सरकार उस मुहिम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया, नहीं स्टेट सब्जेक्ट है, दिल्ली सरकार देखेगी। तो जब कोई काम करता है तो सरकार रोकती है, जब सरकार काम नहीं करती कि नहीं, तो अभी तक तो दिल्ली सरकार को, और मैंने बताया कि 2064 किलोमीटर जो नाले हैं वो तो पीडब्ल्यूडी के पास हैं, एमसीडी के पास 525 हैं। क्या है कि हमारे पास मल्टीपलिसिटी है, या तो इंटीग्रेटेड हो। दिल्ली सरकार को चाहिए एक अलग से बॉडी बनाए जो सारे ड्रेन्स को कंट्रोल करे। आप क्या दिक्कत है? पहले भी तो बोर्ड का गठन हो जाए सर, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, मॉनसून के समय में एक अलग से स्पेशल बोर्ड का गठन हो जाए, लोग नियुक्त हो जाए जो कि सिर्फ मॉनसून से रिलेटेड तमाम तरह की चीजों को देखेंगे। दीक्षु जी क्या कह रहे हैं आप? मैं एक आ रही हूँ आपके पास। दीक्षु जी क्या कह रहे हैं? श्वेता जी, एक बहुत गंभीर समस्या एक और है जिससे हमें विचार करना जरूरी है। अभी तो हम तस्वीरें ये देख रहे हैं कि सड़कों पे पानी है, ट्रैफिक बहुत फंस गया, लेकिन जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस तरीके की चीज सिचुएशन से आती हैं, कितने लोग हैं, आज जब मैं जा रहा था सफदरजंग के आगे मैंने देखा पेट्रोल पंप ही बंद है। कितने डेली वेजर्स की जो डेली वेज पे गुजारा करते हैं उनकी आमदनी गई है। कितनी ये स्टैंडिंग वाटर से बीमारी अब आएगी, कितने लोग अस्पताल में भर्ती होंगे, कितने लोगों का ये जो हम ट्रीज के अराउंड नहीं छोड़ते, पेड़ों की जड़ों के ग्रोथ के लिए हम कॉन्क्रीटाइज कर देते हैं, कितने पेड़ अभी दिल्ली में गिरे हैं, उसकी वजह से कितनी और एक्सीडेंट्स, कितनी डेथ्स। ये सब रिलेटेड समस्या पे भी तो कोई विचार करे कि एक बारिश और पानी इकट्ठे होने से क्या क्या और बिल्कुल। टर्मिनल 1 पे ही छत गिर गई सर, 6 लोग आज उसमें गंभीर रूप से उसमें दब गए, उनकी अलग परेशानी है, और एक बारिश, वो भी बारिश की वजह से। सुधीर जी, सर आप क्या कहेंगे इस पर? अब अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बात करें तो क्या वो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो सरकार को उठाने चाहिए, इमीडिएट मेजर्स? सुधीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। सर एक बार जरा देख लीजिए, आपका ऑडियो म्यूट तो नहीं है। जी सर, एक बार फिर से अपना प्रश्न रिपीट कर दीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि इमीडिएट मेजर के तौर पे आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? अब देखिए, इमीडिएट मेजर मतलब विद इन 24 आवर अगर आप कहेंगे तो शायद ट्रैफिक रेगुलेशन करना ही एक ज़रूरत होगी, क्योंकि पानी को एकदम से ताबड़तोड़ तो करना मुझे संभव नहीं लगता, इतना ज़्यादा पानी जमा है। फिर भी हैविंग सेड दैट, लेकिन जहाँ जहाँ पर जो है पानी का ब्लॉकेज वगैरह क्लियर करने के लिए सभी संस्थाएं जो है उनको एक वॉर फुटिंग पर लगना होगा, और जहाँ जहाँ पानी का ब्लॉकेज का अंदेशा है वहाँ पर ड्रेन्स की सफाई कर डालें, और ये कर सकते हैं। और पानी का निकास जहाँ रुकता नजर आ रहा है, वरना इतना ज्यादा पानी शहर में भरा हुआ है कि उसको एकदम से तो निकालना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम इसमें प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर हम इसको अपने सिस्टम को सुधारने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो समस्या सर पे आके खड़ी हो जाएगी, और तब हम सोचें कि इसके लिए एक हम वॉर फुटिंग पे कुछ कर देंगे तो वो बड़ा मुश्किल होगा। एटलीस्ट रेन के ट्रैफिक में हो सकता है, लेकिन रेन वाटर के मैनेजमेंट में, हेवी रेन्स के सिचुएशन में मुश्किल है। तो अभी तो ये ट्रैफिक रेगुलेशन मैंने कहा, एक तो वो इन्हें करना होगा, और जहां जहां पर पानी का ब्लॉकेज है, ये 24 आवर की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन साथ साथ इसके बारे में उनको एक प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार, प्लानिंग व्यवस्था का सुधार और मैनेजमेंट का सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर अनिल एक आखिरी कमेंट आप। देखिए, मैंने आज सुबह देखा, सुबह 2:30 बजे बारिश शुरू हुई थी, पर जो दिल्ली सरकार के एमसीडी के जो पंप हैं सुबह 10 बजे तक चालू नहीं हुए, तो इमीडिएटली तो क्योंकि इनको अनएक्सपेक्टेड था, रात में सोए होंगे तो लगा नहीं होगा 2:30 बजे बारिश आ जाएगी। जो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक 148 mm बारिश आई है, तो देवर टेकन इज ए सरप्राइज। मैंने खुद देखा कई जगह पर
सुबह 10 बजे के बाद पंप चालू हुए, तो इनको सारे पंपों को पहली बात तो दुरुस्त करना चाहिए, जिससे कि जो बारिश की उम्मीद है कि आगे फिर बढ़ेगी तो पंप से फ्लशिंग तो। दूसरा मेरा ये कहना है, लॉन्ग टर्म में जितने भी ये ड्रेन है किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, तो दिल्ली सरकार के किसी ना किसी डिपार्टमेंट के एक सिंगल एजेंसी लगे, एक ही आदमी जिम्मेवार हो ना, एक ही इंजीनियर जिम्मेवार हो एक एरिया में। अब वो एमसीडी पे डाल देगा, वो पीडब्ल्यूडी पे डाल देगा, वो डीडी पे डाल देगा। आपको जब एक ही सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट से 11 डिपार्टमेंट है, आप एक एजेंसी के पास रहो, सीवरेज ट्रीटमेंट एक एजेंसी के पास रहे। आपको याद करा दूं, पहले एमसीडी के पास ये सारी चीजें होती थी। बिल्कुल, आपकी बात में समझ गई, समय की कमी है दीक्षित जी। बिल्कुल आज समझ गए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। दीक्षित जी एक आखिरी कॉमेंट, इमीडिएट मेजर। सुधीर जी और अनिल जी के सजेशन अच्छे हैं। उसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि सिंगल पॉइंट एजेंसी जो मैंने पहले भी कहा है वो जरूरी है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए टुवर्ड्स डिस्चार्ज ऑन इन यमुना रिवर एंड जो हमारे स्टॉर्म वाटर के बड़े बड़े नाला है, कोई इसमें जीरो टॉलरेंस हो सकती है कि पानी के फ्रेश अच्छे पानी के अलावा वहां पे आप ये कूड़ा कचरा नहीं डाल सकते हो। उसके अलावा जितने हमारे ओपन एरियाज हैं, लोकलाइज्ड एरियाज हैं, वहां पे वाटर कंजर्वेशन की सिस्टम होने चाहिए, चाहे छोटी वाटर बॉडीज क्रिएट हो, लेक्स जो हमारी रही हैं शहर में उनको रिवाइव करना जरूरी है। तो इस तरीके से, और ऑफ कोर्स जो गंदी नालियों में कचरा इकट्ठा हो जाता है उसकी टाइमली क्लीनिंग की जरूरत है। आप लोगों की बातें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार से जुड़े जो लोग हैं और खास करके एमसीडी एनडीएमसी से जुड़े जो लोग हैं वो सुन रहे होंगे, अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े लोग सुन रहे होंगे और इस पर जरूर ही कुछ वो इमीडिएट मेजर लेने की कोशिश करेंगे ताकि आम जनता को राहत मिले और राजनीतिकरण ना हो। ये हम सबकी गुजारिश है इस पूरे मामले को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।